नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति जायसवाल आप सभी का ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रेखा गणित। ठीक है, ये गणित की एक नई शाखा है जिसमें हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और वो बेसिक चीज़ें क्या हैं? बिंदु, पॉइंट, रेखा, लाइन, रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, किरण, रेज, तल और उसके प्रकार, सरफेस एंड इट्स टाइप, बंद व खुली आकृति। ठीक है बच्चों, तो रेखागणित में हम इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे मैं अपना वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिंदु से। अब देखिए आपको क्या दिख रहा है कि बस बिंदु लिखा है और पूरा स्क्रीन जो है वो बिल्कुल खाली है। ठीक है, तो चलिए पहले बिंदु को समझते हैं हम। आप सबके पास पेन होगा, पेंसिल होगी, ठीक है। तो पेन या पेंसिल के जो नुकीला सिरा होता है उससे हम पेज पर एक डॉट बना देंगे। ठीक है बच्चों, जैसे ये, इसे ही हम बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु। ठीक है, ये रेखागणित का सबसे छोटी चीज है। ठीक है, इसे हम ना तोड़ सकते हैं, ना ही इसमें लंबाई होती है, ना ही इसमें चौड़ाई होती है, और ना ही इसमें मोटाई होती है। ठीक है, अब ये जो पेंसिल से आपने ऐसे डॉट्स बनाए, आप ऐसे कई सारे डॉट्स बना सकते हैं। ठीक है, ये सभी क्या है बच्चों? बिंदु हैं। बिंदु क्या है ये तो आप बनाना सीखें कि हम क्या करेंगे, अपने पेंसिल से या पेन से अपने कॉपी पे ऐसे ऐसे करके हम डॉट बना देंगे नुकीले सिरों को लगा के। ठीक है, अब हम कहते हैं आपसे, चलिए बिंदु को ध्यान से देखिए। तब यहाँ तो इतने सारे बिंदु हैं, आप किस बिंदु को ध्यान से देखेंगे? तो इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हर एक बिंदु का नाम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाम लिखना। और नाम कैसे लिखते हैं? इंग्लिश के कैपिटल लेटर से। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स तो आप जानते हैं, ABCD, उनके कैपिटल लेटर यूज करने हैं हमें यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ये बिंदु A हो गया, ये वाली बिंदु B, इसको हमने C कहा, इसे हमने D कहा, इसे हमने E, इसे हमने F, इसे G, इसे H, इसे I, इस बिंदु को J, इसको K, इसे L, इसे M, इसे N और इससे O। तो आपने देखा हमने कितने सारे बिंदु लिख दिए यहाँ पे। अब अगर मैं बोलूँ तो बिंदु H किधर है, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो बिंदु H यहाँ पे है। ठीक है, तो बिंदु क्या करता है, आपको स्थिति भी बताता है। ठीक है, किसी चीज़ की लोकेशन भी हम बिंदु से बता सकते हैं। अब आप बिंदु O बताइए किधर है, तो आप बहुत आसानी से बता दें कि मैडम ये बिंदु O है। ठीक है, इसी प्रकार बिंदु A यहाँ है, बिंदु K किधर है, बिंदु K यहाँ है, बिंदु L किधर है, बिंदु L आप ढूंढिए, इतने सारी चीज़ों में आपने ढूंढा, वेरी गुड, बिंदु L तो यहाँ पे है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आप बिंदु को समझ लिए होंगे, बिंदु कैसे बनाते हैं और बिंदु का नाम हम किस प्रकार लिखते हैं। चलिए थोड़ा बिंदु की परिभाषा देख लेते हैं हम। बिंदु यानी इंग्लिश में से हम पॉइंट कहते हैं, किसी ज्यामितीय रचना की मूल इकाई या स्रोत आकृति को हम बिंदु माना गया है। ठीक है बच्चों, या बिंदु कहते हैं। तो बिंदु क्या है? जो रेखागणित की सबसे छोटी या मूलभूत इकाई है। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों? पहला नोट, एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है, यानी हम बिंदु को तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, दूसरा, बिंदु एक स्थिति या अवस्थिति लोकेशन को निर्धारित करता है। अभी आपने देखा था कि बिंदु से हमने कहा बिंदु A किधर है, तो आपने बहुत आसानी से बताया कि मैम बिंदु A यहाँ पे है, B यहाँ पे है। तो बिंदु को हम उसका नाम देके आसानी से लोकेशन बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या सीखा कि पेन या पेंसिल के नुकीले भाग
को अगर हम पेज पे लगाते हैं तो ये बिंदु हो गया। ये रेखागणित की सबसे छोटी मूलभूत इकाई है और बिंदु को हम तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। ना तो इसकी कोई लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है और ना ही मोटाई होती है, ठीक है बच्चों। साथ में इनका नामकरण हम कैसे करते हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से, कैपिटल लेटर वाले, ठीक है बच्चों। तो बिंदु, इसको कह सकते हैं बिंदु ए, ठीक है। इसी प्रकार हमने कहा बिंदु ई, यहाँ पे हम बना देंगे बिंदु ई, बिंदु जी, ठीक है बच्चों। इस प्रकार हम बिंदु बनाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रेखा, अब रेखा क्या होती है? रेखा एक चौड़ाई रहित लंबाई है, ठीक है बच्चों। क्या है रेखा? एक चौड़ाई रहित लंबाई। आप पेंसिल से आराम से अपनी कॉपी पे एक लाइन खींचिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। वो क्या होगी? रेखा, ठीक है। जैसे यहाँ पे चित्र में दिया हुआ ए और बी, यहाँ पे बिंदु ए यहाँ पे और बिंदु बी यहाँ पे, इनको मिलाते हुए हमने एक रेखा खींची है, ठीक है, एक लाइन। ये आपकी लाइन जो है ये एक रेखा है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों, कि रेखा के अंत बिंदु यानी एंड पॉइंट नहीं होते हैं। अब आप कहेंगे मैडम आपने ए और बी तो नाम दे दिया है, तो बच्चों हमने इनके साइड में एरो भी लगाया है। देखिए यहाँ भी एरो लगा और यहाँ भी, यानी इस रेखा को हम बी साइड से भी बढ़ा सकते हैं और 8 साइड से भी इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे एरो लगा हुआ है, ठीक है। तो रेखा का जो हम नामकरण करते हैं, अब इस रेखा को हम कैसे बताएंगे? ऐसे बताएंगे, रेखा ए बी, ठीक है, और इसके आगे हमने एरो। अब ये क्या होगा? इस रेखा ए बी को इंडिकेट करता है, ठीक है, प्रदर्शित करता है। और दूसरे केस में हम रेखा को इंग्लिश के स्मॉल लेटर अल्फ़ाबेट से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे हमने ये रेखा बना दी, इसे हमने नाम दिया रेखा एल, ठीक है, स्मॉल लेटर से। इसी प्रकार हम और भी रेखा बना सकते हैं। यहाँ पर बना दीजिए एक रेखा एम। अगर आप पॉइंट्स दे के लिखेंगे तो हम इस प्रकार लिखेंगे इनका नामकरण। अगर हम सिर्फ रेखा एल, तो हम सिर्फ रेखा एल यानी स्मॉल लेटर से एल लिख देंगे, और रेखा एम के लिए रेखा एम, ठीक है बच्चों। तो हम इन दोनों ही प्रकार से रेखा का नामकरण कर सकते हैं। रेखा क्या होता है? एक फाइन लाइन है, ठीक है। इसमें कहीं भी आपको पास वक्र नहीं है, ठीक है, यानी बिल्कुल स्ट्रेट है, कहीं भी मुड़ी हुई नहीं है। रेखा क्या होती है? एक फाइन लाइन है, ठीक है। और इसके क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है। इसको हम प्रदर्शित कैसे करते हैं? ए और बी इस प्रकार से, या इंग्लिश के स्मॉल लेटर से। इस तरह से हमने बनाया रेखा एल, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रेखा खंड, लाइन सेगमेंट। अब ये तो रेखा का ही एक पार्ट है, ठीक है बच्चों। रेखा क्या है? अनंत तक खींचे जाने वाली है, जिसको हम दोनों साइड से खींच सकते हैं, ठीक है। अब रेखा खंड पे आते हैं। रेखा खंड के दोनों सिरे निश्चित होते हैं, यानी यहाँ पे दोनों एंड पॉइंट फिक्स होते हैं। यहाँ देखिए ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, ये दोनों क्या है? फिक्स्ड हैं। इसे हम आगे नहीं बढ़ा सकते। यहाँ पे ऐसे इसको बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है बच्चों। ना ही हम बिंदु ए की तरफ इसे बढ़ा सकते हैं। तो रेखाखंड जो होता है उसके पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स क्या होते हैं? वो बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं? रेखाखंड ए बी, ठीक है, क्योंकि हमें पॉइंट को कैसे दर्शाना है? कैपिटल लेटर से। और चूंकि इसको हम एंड पॉइंट फिक्स्ड है, इसीलिए हम इसे नाप सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम कहें आपसे कि आप अपनी कॉपी पे 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचिए, तो आप क्या करेंगे? आप स्केल उठाएंगे और स्केल से 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, और सिंपली ऐसे लाइन में ड्रॉ कर दी 5 सेंटीमीटर की। और हम क्या करें, यहाँ पे एंड जो पॉइंट्स हैं, इसका नाम हम ए या इसका नाम बी रख सकते हैं, या सी डी या ई एफ कुछ भी रख सकते हैं, और हम यहाँ लिख देंगे 5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो
इस प्रकार हमने देखा कि जो रेखाखंड होता है वो रेखा का ही एक पार्ट होता है, यानी टुकड़ा होता है, जिसे हम नाप सकते हैं। इसके दोनों ही एंड पॉइंट क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, अंत बिंदु। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रेज, किरण। ठीक है बच्चों, जब आप मॉर्निंग में उठते हैं सुबह, तो आप क्या देखते हैं कि सूर्य होता है आकाश में उगता है। ठीक है, और सूर्य से किरणें निकलती हैं और वो डायरेक्ट कहाँ पहुँचती हैं बच्चों, हमारे पास पृथ्वी पर। ठीक है, तो सन क्या है, एक पॉइंट है, वहाँ से रेज निकल रही है और उसकी एंडिंग कहाँ हो रही है हमें नहीं पता है। ठीक है, वो पृथ्वी तक आ रही है, हमें इतना पता है, पर पृथ्वी के भी तो बहुत बड़ी है, तो पृथ्वी में कहाँ तक जा रही है, इसकी एंडिंग कहाँ हो रही है पृथ्वी पे, ये हमें नहीं पता है। तो किरण की परिभाषा वहीं से निकलती है, जिसका एक सिरा निश्चित होता है। ठीक है, और परंतु दूसरा सिरा निश्चित नहीं होता, यानी एक पॉइंट तो फिक्स्ड है पर दूसरा फिक्स्ड नहीं होता है, दूसरे सिरे को हम कहीं भी बढ़ा सकते हैं। ये लाइन सेगमेंट और लाइन का मिक्स रूप है। ठीक है बच्चों, जैसे उदाहरण तौर पर हमने टॉर्च का उदाहरण यहाँ पे लिया है। आप यहाँ देखिए टॉर्च है, टॉर्च का ये पॉइंट है, यहाँ से रेज निकल रही हैं। ठीक है, और ये इसे ही हम किरण कहेंगे, रेज को, ये निकल रही है और ये कहाँ तक जा रही है, ये आगे बढ़ते हुए जा रही है, इसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे हम इसे इस साइड में नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इस साइड हम इसको नहीं बढ़ा सकते हैं, इसलिए इसका ये पॉइंट फिक्स्ड है और ये पॉइंट फिक्स्ड नहीं है। जो पॉइंट फिक्स नहीं होता है उस पर हम एरो का निशान लगाते हैं, जैसे यहाँ पे लगाया है एरो का निशान। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम किरण बनाते हैं। देखिए किरण AB। ठीक है, इसको हम किस प्रकार लिखते हैं, AB। ठीक है, क्योंकि पॉइंट A फिक्स्ड है, पॉइंट B बढ़ रहा है, इसलिए हमने पॉइंट A की तरफ एरो नहीं बनाया है। ठीक है बच्चों, और पॉइंट B जो कि आगे बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम पॉइंट B की तरफ हमने एरो बनाया। इसे हम इस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तल। अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, पॉइंट पढ़ा। ठीक है, पॉइंट के बाद हमने रेखा पढ़ी, फिर रेखाखंड पढ़ा और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं किरण। और अब हमें क्या जानना है बच्चों, तल। सभी ठोसों में सतह होती है। ठीक है, और सतह को ही तल कहते हैं। जैसे आप अपने मेज पे हाथ फैलाइए। ठीक है, आप अपने मेज पे जब हाथ अपने अच्छे से फैलाते हैं तो इसमें क्या पता चलता है कि एक तल है, एक सतह है। इसी प्रकार आप अपनी बुक पे अपना हाथ लगाइए तो आपको वहाँ पे एक सतह पता चल रही है। ठीक है बच्चों, यानी हर एक ठोस वस्तुओं में क्या होती है, सतह होता है, उसे ही हम तल या सरफेस कहते हैं। प्रत्येक वस्तुओं के पृष्ठ या तल होते हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, 2 प्रकार के कौन कौन से, समतल और वक्रतल, यानी फ्लैट और कर्व। चलिए इसका डिफरेंशिएट देखते हैं कि सपाट पृष्ठ को समतल कहते हैं। जैसे कि आपकी बुक का कोई भी पेज लीजिए आप, उस पर आप अपने हाथ से देखिए तो एक बराबर होगा। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपके पास, सपाट तल। ठीक है, यानी समतल। और वक्राकार पृष्ठ को हम वक्रतल कहते हैं। और ये वक्राकार क्या होता है बच्चों, जैसे कि आप सभी लोग बैट बॉल खेलते होंगे, गेंद सभी ने छुई है। ठीक है, आप गेंद को अपने हाथ में लीजिए तो आप उसमें एक वक्र महसूस करेंगे, एक गोलाई। ठीक है, वहाँ पे स्ट्रेट नहीं जा रहा है, कोई भी लाइन स्ट्रेट नहीं है। ठीक है, तो जहाँ पे हल्का से भी मुड़ा हुआ हो, ठीक है, या गोलाई हो, उससे हम क्या कहेंगे, वक्र। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, गोला आपका ऐसे बनता है, आप छुएंगे तो यहाँ पे आपको कहीं भी आपको सपाट नहीं मिल रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया, आपका गोला क्या हो गया, वक्रतल। जैसे जब आपको मैडम भूगोल पढ़ाती हैं, ठीक है, तो आपके लिए ग्लोब यूज करती हैं पृथ्वी को दिखाने के लिए। ठीक है, तो वो ग्लोब का जो तल है बच्चों, वो भी क्या है, वक्रतल है। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग कंचे खेलते हैं, कंचे तो आप सभी लोग खेलते हैं, तो कंचों का जो तल है वो क्या है, वक्रतल है। और आप लोग जिस दरी पे बैठे हैं, उस दरी का जो आपका तल है वो क्या है,
समतल है। ठीक है, जिस कॉपी पे आप रखते हैं उस कॉपी का जो तल है समतल है। आपके क्लासरूम की जो दीवारें हैं, ठीक है, वो सारी दीवारें देखिए चारों तरफ वो क्या है, समतल है। चलिए आगे चलते हैं, समतल की विशेषताएं। तो बच्चों समतल की कुछ विशेषताएं होती हैं, चलिए इन पे हम चर्चा करते हैं। समतल असीमित रूप से सभी दिशाओं में फैलता है। ठीक है बच्चों, समतल जो होता है वो सभी दिशाओं में फैलता है। जैसे आप अपनी दीवार पे कोई लाइन खींचिए, वो चारों तरफ से आप उस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो समतल जो होता है वो असीमित रूप से सभी दिशाओं में फैलता है। ठीक है, जैसे अब हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, इस पे से हम लाइन खींचते हैं तो हम असीमित रूप से हर दिशा में लाइन खींच सकते हैं, क्योंकि समतल क्या है, चारों तरफ फैलता है। ठीक है, दूसरा है दो बिंदुओं से होकर असंख्य समतल प्राप्त किए जा सकते हैं। अब दो बिंदु से होकर असंख्य समतल कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं बच्चों? जैसे कि आप सभी ने हाथ वाला पंखा घुमाया है। ठीक है, तो जो हाथ वाला पंखा होता है ये इस प्रकार का होता है। आपका फैन घुमाइए, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये दो बिंदु हो गए। जब इसको हम घुमाएंगे तो ये चारों तरफ घूमता है। ठीक है, तो इसमें कई सारे तल मिल जाते हैं। इस प्रकार से चारों तरफ घूमता है गोल बनाते हुए, तो ये कई सारे तल बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब गोल गोल घुमा के देख लीजिए, तो वो जिस जगह से गुजर रही हैं, ठीक है, वहाँ पे पंखे को आप 1 मिनट के लिए रोकिए तो वहाँ पे एक तल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम दो बिंदुओं से असंख्य तल बनाए जा सकते हैं, जिससे आप हाथ वाले पंखे से यूज करके महसूस कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, इसके अलावा जैसे ये दो बिंदु हमने ले लिए, एक तल हमने ये बनाया एग्जाम्पल के तौर पे, ए और बी। इसी प्रकार हमने एक तल इस तरह बनाया, ए और बी। एक तल हमने इस प्रकार बनाया, ए और बी। इसी प्रकार हमने एक तल इस प्रकार बनाया, ए और बी को लेके, ए और बी को लेके। ठीक है बच्चों, तो आप देख रहे हैं कि दो बिंदुओं से हम असंख्य समतल बना सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, 3 असंरेखीय बिंदुओं से एक और केवल एक ही समतल खींचा जा सकता है। अब आपके सामने एक नया वर्ड आ गया, असंरेखीय बिंदु। ठीक है बच्चों, इसको मैंने आगे की स्लाइड्स में बताया है कि संरेखीय बिंदु क्या होते हैं, असंरेखीय बिंदु क्या होते हैं। बस यहाँ पे इतना समझ लीजिए आप कि 3 असंरेखीय बिंदु हैं, ठीक है, से होकर केवल एक ही तल हम खींच सकते हैं। जैसे 1, 2 और ये 3 बिंदु हो गए। ये तीनों असंरेखीय इसलिए क्योंकि एक लाइन में नहीं है। ठीक है, इनसे होकर हम कितना तल खींच सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक तल, जबकि 2 बिंदुओं से होकर हम असंख्य तल खींच सकते थे। ठीक है बच्चों, इन दोनों ये डिफरेंस है। इन दोनों लाइन में क्या डिफरेंस है कि 2 बिंदुओं से होकर हम असंख्य समतल खींच सकते हैं, जबकि 3 असंरेखीय बिंदुओं से केवल एक ही तल बनाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं समतल के गुण। चलिए समतल के गुण पढ़ते हैं। समतल में एक बिंदु से जाने वाली असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसका एग्जाम्पल आप अपनी कॉपी पे कीजिए। आपकी कॉपी जो है वो एक समतल है। ठीक है, आपने नुकीला पेन लिया, उससे आपने एक डॉट बनाया। ये क्या हो गया बच्चों? बिंदु हो गया, यानी समतल पर एक बिंदु हो गया। ठीक है, अब हम इससे देखिए कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। रेखा के तो कोई पॉइंट फिक्स होते नहीं है। ठीक है, दोनों तरफ वो बढ़ सकती हैं, इसीलिए हमने एक रेखा खींची इस बिंदु से होते हुए। अब देखिए ये इस तरफ बढ़ रही है, हमने दूसरी रेखा खींची इस बिंदु से होते हुए, ये इस तरफ बढ़ रही है, तीसरी रेखा खींची इस तरह से। इस प्रकार से हम बिंदु से होते हुए असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं, पतली पतली। ठीक है बच्चों, ढेर सारी रेखाएं हम खींच सकते हैं। यही इस चित्र में आपको दिखाया गया है। ये एक फाइन चित्र बना है, फिगर, इसमें आपको दिखाया गया एक बिंदु और इस वाले बिंदु से होकर असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, समतल में स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं से उसी तल में, सॉरी यहाँ पे ताल नहीं होगा बच्चों, ये तल,
उसी तल में एक और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि एक बिंदु से होकर असंख्य रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, दो बिंदु, एक बिंदु ये ले लिया इन्होंने और एक बिंदु ये ले लिया, इसे हमने A मान लिया, इस बिंदु को हमने B मान लिया। ये दोनों एक ही समतल में स्थित है, ठीक है। और इनका कहना है कि इन दो बिंदुओं से होकर सिर्फ और सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। तो चलिए अलग अलग खींच के देख लेते हैं। हमने इस वाले बिंदु A से असंख्य रेखा खींच दी, ठीक है। यहाँ पे असंख्य रेखा आप खींच सकते हैं इस प्रकार से। इसी प्रकार यहाँ पे भी हम असंख्य रेखा इन बिंदुओं से होकर जा सकती है। और हमने देखा कि सिर्फ यही वाली लाइन, एक लाइन A और B की तरफ जा रही है। इस प्रकार हम ये कहेंगे कि दो बिंदु अगर एक समतल पे हैं तो उनसे केवल हम एक रेखा खींच सकते हैं। देखिए बच्चों, इस चित्र में आपको यही बताने की कोशिश की गई है। बिंदु A और बिंदु B सिर्फ एक ही लाइन आपस में मिल रही है, बाकी सारी लाइन क्या हो रही है, इधर उधर जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि दो बिंदु से होकर समतल में सिर्फ और सिर्फ एक रेखा हम खींच सकते हैं, ठीक है। रेखा का प्रत्येक बिंदु उस तल से कभी भी बाहर नहीं होता है, ठीक है। और रेखा में क्या है बच्चों, बहुत सारे बिंदु हैं। ये सारे जो बिंदु हैं ये सब क्या है, इसी समतल में है, ठीक है। रेखा क्या है, कई सारे बिंदुओं का मेल है। इतने सारे बिंदु को लगा दिया, इन सारे बिंदु को मिला देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो रेखा का प्रत्येक बिंदु क्या होता है, उसी तल में स्थित होता है। इसीलिए दो बिंदु से होकर सिर्फ हम एक रेखा ही खींच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समतल की दो रेखाओं का मतलब रेखा युग्म की गुण, ठीक है। आप सभी लोग अपनी कॉपी ले लीजिए, ठीक है, और पेन हाथ में ले लीजिए और दो रेखा अपनी कॉपी में खींच के बताइए। सभी लोग ट्राई करेंगे तो आपको सिर्फ यही तीन चीज मिलेंगी, ठीक है बच्चों। यानी आप समझ, जब ट्राई किया होगा अपनी कॉपी में, या तो आप एक दूसरे को काटते हुए रेखा खींचेंगे, ठीक है, या हम कुछ ऐसी रेखा खींचेंगे जो एक दूसरे को काट ही नहीं रही है। परंतु भविष्य में अगर हम उसको आगे बढ़ाएं, भविष्य का मतलब कि अगर हम उसको आगे बढ़ाने का हमारा मूड करें तो एक दूसरे को काट सकती हैं। और कुछ ऐसी रेखा मिलेंगी जो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगे। हम उन्हें कितना भी आगे बढ़ाते जाएं, वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगे, ठीक है। यही तीन कंडीशन हमें मिलती हैं जब हम एक समतल में दो रेखाएं खींचते हैं। तो जो रेखाएं आपस में काट देती हैं एक दूसरे को, या तुरंत काटते हैं या फिर आगे काट सकती हैं, ठीक है, बढ़ाने पर, उन्हें हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। और जो रेखा आपस में कभी नहीं काटती एक दूसरे को, उन्हें हम समांतर रेखा कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे उस चीज को समझते हैं हम। रेखा युग्म एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित का मतलब होता है बच्चों काटती हैं, ठीक है, यानी इस ये वाली कंडीशन, इस प्रकार की रेखा को हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है बच्चों। क्या कहेंगे हम, प्रतिच्छेदी रेखाएं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो हम इस प्रकार की रेखा को क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं। दूसरा, रेखा युग्म को बढ़ाने पर वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे, ठीक है बच्चों। ये भी क्या करेंगे, जब बढ़ाएंगे तब एक दूसरे को काट देंगे, इसलिए इन्हें भी हम क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, रेखा युग्म किसी भी दशा में प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं मतलब एक दूसरे को किसी भी दशा में नहीं काटते, चाहे हम इनको आगे कितना भी बढ़ा दें, बस बढ़ाते जाएं, पर ये आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी। जब मिलेंगे नहीं तो काटेंगे नहीं एक दूसरे को, ठीक है बच्चों। तो ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं, ठीक है बच्चों। दो ऐसी रेखाएं जो एक ही तल पे स्थित हो और एक दूसरे को कभी ना काटें, उन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष, हमने समतल रेखाओं पे समतल पे हमने दो रेखाओं के गुण पढ़े, जिसमें हमने जाना प्रतिच्छेदी रेखाएं और समांतर रेखाओं के विषय में।
अब निष्कर्ष क्या निकलता है बच्चों, एक ही तल में स्थित रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करती हैं, यानी एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है। परंतु विभिन्न तलों में स्थित रेखाएं संभव है कि ना तो प्रतिच्छेदित करें और ना ही वो समांतर हों, ठीक है बच्चों। एक ही तल में स्थित रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करती हैं और समांतर भी होती है। हमने अभी देखा ना, प्रतिच्छेदित भी कर रही थी और क्या हो रही थी, एक दूसरे को बिल्कुल नहीं काट रही थी, तो वो क्या हो जाती थी, समांतर। परंतु विभिन्न तलों में स्थित रेखाएं संभव है कि वो ना तो समांतर हो ना ही प्रतिच्छेदित हो, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। संरेख, जब हम समतल पढ़ रहे थे तो वहाँ पर 3 असंरेखीय बिंदु आए थे, ठीक है। तो उसको हम, इस पॉइंट को हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि संरेख और असंरेख क्या होते हैं। तो चलिए पहले संरेख समझ लें। जो संरेख नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, असंरेख हो जाएगा, ठीक है। एक ही तल में स्थित 3 या 3 से अधिक बिंदु संरेख या एक रेखीय बिंदु कहलाते हैं यदि वे सभी एक रेखा पर स्थित हों, ठीक है बच्चों। अगर वे सारे बिंदु एक रेखा पर स्थित हैं तो वे क्या कहलाएंगे, संरेखीय बिंदु या संरेख बिंदु, अन्यथा उसे असंरेख कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए बच्चों, आपके सामने एक फिगर है यहाँ पे छोटा सा, यहाँ पे हमने कई सारे पॉइंट्स बनाए हैं, ठीक है। ABCDEFGHIJK ऐसे करके इतने सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे। अब इन पॉइंट में संरेख पॉइंट कौन कौन से हैं। संरेख का डेफिनेशन हमने देखा था कि वे सभी एक ही रेखा पे स्थित हों। तो एक ही रेखा पे कौन कौन से बिंदु स्थित हैं, बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C, बिंदु D और बिंदु F। तो ये बिंदु A, B, C, D, F, ये सारे बिंदु जो हो गए ये क्या हो गए, संरेख बिंदु, ठीक है, क्योंकि ये एक ही रेखा पर स्थित हैं। अब असंरेख बिंदु क्या क्या हो गए, जैसे A, J, H, G और I, ये क्या एक ही रेखा पर स्थित नहीं है, इसलिए क्या हो गए, असंरेख बिंदु हो गए, ठीक है। तो असंरेख बिंदु कौन कौन से होंगे बच्चों, जैसे कि हम इसमें A, J, G, H, I, आप कहना मैडम आपने A यहाँ भी ले लिया, A यहाँ भी ले लिया, ये कन्फ्यूजन सारे बच्चों को हो सकता है कि मैडम आपने A दोनों तरफ लिया है। हमने संरेख और असंरेख बिंदु लिया है, ये सब क्या थे, संरेख थे, ठीक है बच्चों, एक ही रेखा पे स्थित थे। संरेख का मतलब एक ही रेखा पे, और ये सारे बिंदु क्या है, असंरेख, यानी एक रेखा पर स्थित नहीं है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखिए हमने A यहाँ जरूर लिया है, पर A के साथ हमने क्या लिया, J, A, J, G, ये तीनों अगर देखेंगे तो ये असंरेख बिंदु, क्योंकि एक ही रेखा पर स्थित नहीं है, इनको मिलाने के लिए हमें 3 लाइन की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम यहाँ देख लें कि A, J, H, I, G, ठीक है। अगर इस चीज़ को भी देखते हैं बच्चों, यहाँ भी देखिए ये एक रेखा पे नहीं मिल रहे सारे बिंदु, इन्हें मिलाने के लिए हमें कई सारी रेखाओं की आवश्यकता पड़ रही है, इसीलिए ये असंरेख है, ठीक है बच्चों। और चूंकि A, B, C, D, F, इन 5 बिंदुओं को मिलाने के लिए सिर्फ हमें एक रेखा की जरूरत है, इसीलिए ये क्या है, संरेख बिंदु है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो बच्चों तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बिंदुगामी रेखाएं, यानी एक बिंदु से होकर निकलने वाली रेखाओं को ही हम एक बिंदुगामी रेखाएं कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं। एक ही तल में स्थित 3 या अधिक रेखाएं, यानी 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाएं तो वे बिंदुगामी रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। और यह बिंदु उनका संगमन बिंदु कहलाता है। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे रेखाएं हैं आपके पास, यहाँ पे देखिए हमने रेखाएं बनाया है, P बिंदु है, ठीक है। एक ये रेखा है, रेखा L मान लीजिए, और एक ये रेखा है, रेखा M, और ये रेखा है, ये N। ये तीनों रेखाएं एक बिंदु P से होकर जा रही हैं।
इसीलिए ये तीनों रेखा यानी L, M और N, ये तीनों एक बिंदुगामी रेखाएं हैं। क्या हैं? ये तीनों एक बिंदुगामी रेखाएं हैं। ठीक है बच्चों, और इनका संगमन बिंदु क्या है? P, क्योंकि ये तीनों किस बिंदु से होकर गुजर रहे हैं? P से, इसीलिए ये तीनों के जो संगमन बिंदु है वो हो गया P। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बंद और खुली आकृति। तो चलिए इसे समझने के लिए पहले आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपके सामने आकृति रखी हुई है। ठीक है बच्चों, एक रेखा बना हुआ है। चलिए इसका नाम लिखते हैं हम A, B और पॉइंट को बीच वाले को O नाम देते हैं। अब यहाँ देखिए, ये आगे बढ़ाई जा सकती है, यहाँ ये भी आगे बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, ये कहीं भी क्लोज्ड यानी बंद नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या है? एक खुली आकृति है। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ पे C, इसको देखते हैं C, D और E, ये पॉइंट है। अब यहाँ देखिए C से हम E की तरफ आए, फिर हम E से D की तरफ जा रहे हैं, पर हमें कोई भी रास्ता D से C की तरफ नहीं ले जा रहा है, यानी C और D यानी ये वाला पोर्शन खुला हुआ है। ठीक है बच्चों, जब ये पोर्शन खुला है तो इसे हम खुली आकृति कहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बंद तो हुआ नहीं है। चलिए तीसरी आकृति पर गौर कीजिए आप लोग। सपोज कीजिए एक रस्सी है, रस्सी का एक पॉइंट यहाँ है और ऐसे हम रस्सी ले ली इस तरह से, दूसरा पॉइंट यहाँ है। जब रस्सी को हमने दोनों पॉइंट को अलग अलग किया तो ये क्या है? ये भी खुली आकृति है। ठीक है, तो खुली आकृति में क्या होता है बच्चों? दो अंत बिंदु यानी दो एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, आपने देखा हर खुली आकृति में दो एंड पॉइंट थे जो आपस में नहीं मिल रहे थे। अब आते हैं हम लोग बंद आकृति। ये बंद आकृति है। चलिए अब बंद आकृति को समझते हैं हम लोग। हमने खुली आकृति को समझ लिया कि सब खुली आकृति थे। अब बंद आकृति में यहाँ देखिए त्रिभुज बना हुआ है, इसका नाम देते हैं हम A, B, C। त्रिभुज का मतलब ट्राइंगल। अब A से चलिए आप B पे, B से C पे, C से हम वापस आ गए हम A पे। तो हमने क्या किया? जिस पॉइंट से स्टार्ट किया हम वापस उसी पॉइंट पे आ गए, इसीलिए आकृति क्या हो गई? बंद आकृति हो गई, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ने कोलैप्स कर गए और वो क्लोज हो गए। ठीक है बच्चों, हमने पॉइंट A से स्टार्ट किया था और हम वापस पॉइंट A पे आ गए, और यहाँ पे हमने पॉइंट A से स्टार्ट किया था, पॉइंट O पे पहुँचे पॉइंट B पे, पर वापस A पे आने का कोई चांस नहीं था हमारे पास। ठीक है, कोई रास्ता नहीं था, इसलिए खुली आकृति थी। और ये क्या है बच्चों? बंद आकृति। चलिए दूसरी आकृति को देखते हैं फिर से। ये पॉइंट का नाम देते हैं A, B, C, D। चलिए A से स्टार्ट करते हैं। A से स्टार्ट किया, फिर B पे आए, फिर C पे, फिर D पे, फिर E पे, यानी जिस पॉइंट से हम स्टार्ट किया हम उसी पॉइंट पे वापस पहुंच जा रहे हैं। इसीलिए ये आकृति भी क्या हो गई बच्चों? एक बंद आकृति हो गई। ठीक है, अब आइए नीचे लास्ट जो आकृति है उस पर ध्यान देते हैं। सपोज ये खुली रस्सी थी, अब इस रस्सी को हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया। ठीक है, इसको बांध दिया, इसको हमने बांध दिया तो ये क्या हो गया? एक क्लोज्ड एरिया यानी बंद आकृति हो गई। इतनी आकृति को हम क्या कहेंगे? बंद आकृति। जब हमने रस्सी को नॉट कर दिए यानी हमने दोनों सिरों को जोड़ने की कोशिश की, तो ये क्या होगी? एक बंद आकृति। तो चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे अंतःछेद और बाह्यछेद। ठीक है, यानी खुली आकृति और बंद आकृति में क्या होता है बच्चों? जब आकृति बंद होती है तो उसका एक इनर एरिया बनता है, और जो आकृति खुली होती है उसका क्या होता है? बाह्य क्षेत्र ही होता है सिर्फ। ठीक है, तो बंद आकृति यहाँ पे देखिए, एक आपके पास ये सर्कल बनाया है हमने। ये क्या है? जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे हम आके एंड कर गए हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, वापस हम आके वहीं पे एंड कर गए, तो ये एक बंद आकृति हो गई। अब इस आकृति के अंदर जो पॉइंट है उसे हम कहेंगे इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, अंतः पॉइंट। और जो पॉइंट इसके बाहर यानी D, B, P, इसे हम कहेंगे एक्सटीरियर पॉइंट। ठीक है,
इसी प्रकार इस आकृति ने अंदर जितने भी क्षेत्र को कवर किया है, यानी पूरा एरिया, ठीक है बच्चों, इसे हम कहेंगे अंतः क्षेत्र। आपको समझ में आ रहा है? इस आकृति के अंदर जो भी एरिया होगा इसे हम कहेंगे अंतः क्षेत्र, परंतु इस आकृति के बाहर जो भी एरिया होगा, ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है, ये पूरा, ये सब क्या है? आपका बाह्य क्षेत्र है, ठीक है। और अंतः क्षेत्र में जो पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं अंतः पॉइंट, और बाह्य क्षेत्र में जो पॉइंट उसे हम कहते हैं बाह्य पॉइंट, यानी बाह्य बिंदु, ठीक है। इस प्रकार ए और सी आपके क्या हो जाएंगे बच्चों? आपके इंटीरियर पॉइंट हो जाएंगे इंग्लिश में, या अंतः बिंदु हिंदी में, और डी बी पी आपके एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएंगे, और हिंदी में इसे हम कहेंगे बाह्य बिंदु, ठीक है। तो चलिए कुछ अभ्यास कर लेते हैं हम सभी। अभ्यास प्रश्न आपके सामने है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, ठीक है बच्चों। तो पहला क्या है आपके पास? समतल में स्थित दो बिंदुओं से होकर डैश 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 रेखा खींची जा सकती है। ये तो मैंने आपको बताया था कि दो बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। चलिए अब आप लोग खुद से बताइए, सोचिए कि हाँ, एक समतल में हमने दो बिंदु रखे हैं, कितनी रेखा खींच सकते हैं? ये समतल में दो बिंदु, चलिए देखते हैं समतल में दो बिंदु, इससे हम कितनी रेखा खींच सकते हैं? बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने। कितनी खींच सकते हैं हम? एक। यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे? एक पॉइंट। दूसरा है समतल में स्थित किसी रेखा में, ठीक है, डॉट 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 बिंदु होते हैं, यानी एक रेखा में, ये रेखा समतल में स्थित है, ठीक है, इसमें डॉट 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 कितने सारे बिंदु बच्चों पता कीजिए आप लोग। मैं तो यहाँ डॉट डॉट डॉट, यहाँ तो बहुत सारे बिंदु हैं। इसके लिए हम एक वर्ड क्या कहेंगे? असंख्य। क्या कहेंगे हम? असंख्य। समतल में स्थित एक रेखा पर असंख्य बिंदु होते हैं, ठीक है बच्चों। गोले का तल है, तल अभी हमने आपको बताया तल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, समतल और वक्रतल। तो गोला क्या सपाट है? नहीं, जो सपाट होता है वही क्या होता है बच्चों? समतल होता है, फ्लैट होता है। तो गोले का तल कर्व है, ठीक है, इसलिए हम इसे यहाँ पे क्या लिखेंगे? वक्रतल। वक्रतल। चौथा, समतल में स्थित एक बिंदु से होकर डैश 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 रेखाएं खींची जा सकती हैं। बच्चों ये भी मैंने आपको आगे समझाया है पहले कि एक बिंदु से होकर हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। देखिए कितनी सारी रेखा खींचे, बहुत सारी। इस बहुत सारी के लिए हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? असंख्य। यहाँ पे हम लिखेंगे एक बिंदु से होकर असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आपने देखा, अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर है और हमने इसे अच्छे से समझ लिया है तो हम कितने आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्तंभ ए और स्तंभ बी में सही जोड़े का मिलान कीजिए। अब यहाँ पे देखिए है क्या बच्चों? स्तंभ ए में तो किरण, रेखा, रेखाखंड, बंद आकृति ये लिखी हुई है। स्तंभ बी में कुछ सिंबल्स और एरो बनाए गए हैं, ठीक है, लाइंस बनाई गई हैं। हमें ये बताना है यहाँ पे कि किरण को हम किस प्रकार दर्शाते हैं। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, अभी आपने समझा। ये आपको बहुत आसान लग रहा होगा। जी बिल्कुल आसान है। किरण को हम कैसे मिलाएंगे बच्चों? देखिए किरण कहाँ जा रहा है, क्योंकि किरण क्या होता है? एक पॉइंट फिक्स होता है और दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं होता है। यहाँ पे पॉइंट ए फिक्स्ड है, पॉइंट बी फिक्स्ड नहीं है, इसलिए किरण हो गया, ठीक है। अब रेखा में क्या होता था बच्चों? दोनों ही अंत पॉइंट फिक्स्ड नहीं होते, निश्चित नहीं होते थे। दोनों ही अंत पॉइंट को हम बढ़ा सकते हैं, और बढ़ाने वाली चीज़ों को हम कैसे दिखाते हैं? एरो से। अब यहाँ देखिए रेखा के लिए हम ये लाइन बनाएंगे, रेखा ए बी, क्योंकि दोनों तरफ एरो है और दोनों तरफ हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। रेखाखंड, रेखा का एक पार्ट होता है, यानी एक टुकड़ा होता है जिसे हम नाप सकते हैं। और हम जिस चीज़ को हम नाप सकते हैं उसके दोनों अंत बिंदु निश्चित होंगे, एंड पॉइंट, बिल्कुल। चलिए जिसके दोनों एंड पॉइंट निश्चित हैं वो कहाँ बना हुआ है? ए बी के ऊपर एक लाइन, ठीक है, एरो नहीं है, यानी दोनों पॉइंट क्या है? निश्चित है, इसलिए रेखाखंड को हम इससे दर्शाएंगे। अब बंद आकृति क्या बचा है? ए बी ए।
अब आप कहेंगे मैडम ये ए बी ए क्या है? बच्चों जिस पॉइंट से हम चले उसी पॉइंट पर वापस आ गए। जैसे यहाँ पे ए हो गया, ये बी हो गया, क्योंकि बंद आकृति क्या ए बी ए, यानी हम वापस ए पे आ रहे हैं। ये आकृति क्या हो गई? बंद। ठीक है, इस प्रकार हमने स्तंभ ए और स्तंभ बी का सही मिलान कर लिया है बच्चों। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और आपको सब चीज़ अच्छे समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों।